हेलो एवरीवन। चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टेस्ट पेपर 2 आपको पिछले क्लास में दिया गया था। आज हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि वो जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मैक्सिमम 20 शब्दों में देने थे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का था और टोटल 10 नंबर का आपका टेस्ट था। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि आंसर क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि 0.06900 एक डिजिट आपको दी गई है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है वो आपको बतानी थी। तो देखिए, होता क्या है, जब हम सबसे पहले चीज हमारी जो संख्या है उसमें दशमलव है, यानी कि हमें रूल में दशमलव बिंदु वाली संख्या के लिए रूल देखना है। दशमलव बिंदु वाली संख्या में क्या होता है, अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सारे शून्य सार्थक होते हैं और प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। तो देखिए, हमें दो वर्ड पता है कि हमें सबसे पहले कौन सा देखने हैं, अशून्य अंक देखने हैं। अशून्य अंक इसके अंदर क्या है, 6 और 9। पहला अशून्य अंक क्या हो जाएगा, 6, और अंतिम अशून्य अंक क्या होगा, 9। अब रूल कहता है कि पहले अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। पहला अशून्य अंक हमारा 6 है, यानी कि 6 से पहले जो 0 आ रहे हैं वो तो सार्थक नहीं है। फिर अंतिम अशून्य अंक क्या है, 9, और रूल कहता है अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य जो है वो सार्थक होते हैं, यानी 9 के बाद वाले जो शून्य है वो सार्थक होंगे। साथ ही हम जानते हैं कि जो भी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, यानी कि 6 और 9 ये दोनों सार्थक अंक होंगे। कहने का मतलब 6 और 9 जो है ये सार्थक अंक हैं। इन सार्थक अंकों में से पहला अशून्य अंक यानी कि 6 और इससे पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे, लेकिन अंतिम अशून्य अंक यानी कि 9 उसके बाद आने वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक होंगे। यानी कि अगर हम कुल सार्थक अंक देखें तो 6 और 9 दो तो ये हो गए, और 9 के बाद आने वाले जो शून्य है वो दोनों शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो दो वो हो गए, कुल मिला के हमें सार्थक अंकों की संख्या मिली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इन सीजीएस यूनिट्स ऑफ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया गया है कि 1 न्यूटन जो है उसके अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया हुआ है और जो हमें मान दिया है वो एमकेएस सिस्टम में दिया गया है। हमें इसे सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, y की जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लीजिए। अब देखिए, जो एमकेएस सिस्टम में मात्रक है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें चेंज करना है इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन और 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ तो हमें क्वेश्चन में ये चीजें दी गई हैं, बाकी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये वैल्यूज नहीं देता है क्वेश्चन में।
तो आपको याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसी टाइप की और यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन यहाँ हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन जो है मात्रक में जहाँ न्यूटन लिखा हुआ है उसे डाइन में बदलने के लिए 10⁵ से गुणा कर देंगे, और जहाँ मीटर स्क्वायर है वहां हम 1 मीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हमें करना क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो मात्रक दिया गया है उस मात्रक में हम न्यूटन की जगह न्यूटन को डाइन में बदल देंगे और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, यानी कि प्लैंक नियतांक h की विमाएं आपको लिखनी थी। तो प्लैंक नियतांक h की विमा होती है m1 l2 t-1। तो आपको सिंपल इसकी विमा लिखनी थी m1 l2 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सप्रेस यूनिफाइड एटॉमिक मास इन किलोग्राम, यानी कि आणविक द्रव्यमान यूनिट जो है उसे आपको किलोग्राम में बदलना था। तो देखिए सीधा आंसर तो ये हो जाता है कि जो एक एएमयू होता है, एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि आणविक द्रव्यमान मात्रक। तो एक एएमयू का मान जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये आपको आंसर लिखना था। अब ये आंसर आया कहाँ से, या फिर एक एएमयू का मान इतना होता कैसे है। एक्चुअली क्या होता है, एएमयू क्या चीज है, एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहा जाता है, वो होता है कार्बन 12 का जो परमाणु है उसका द्रव्यमान इंटू अपॉन 12, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 12 जो है उसे हम एक एएमयू से डिफाइन करते हैं, या उसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब देखिए हमें पता है कि 1 ग्राम के अंदर हम मान के चलते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी कि अवगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं। कार्बन 12 का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो होगा 12 ग्राम। ये सब चीजें आप केमिस्ट्री में देख चुके होंगे कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हमें मिलता है 12 ग्राम बटे 6.023 इंटू 10⁻23। हमें क्या करना है, एक एएमयू निकालना है, और एक एएमयू क्या होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 12, यानी कि ये जो द्रव्यमान आया इसमें 12 का भाग लगा देंगे तो वैल्यू हमें मिलती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसी चीज को हम एएमयू लिखते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। तो एक एएमयू का मान हमें मिलता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी समय मापन की जो डिवाइस है वो ज्यादा प्रिसाइज होती है, यानी कि ज्यादा सटीक होती है। जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक वॉल क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी, स्टॉप क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, या फिर एटॉमिक क्लॉक। और कहा गया है गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि आपको अपने आंसर के लिए कारण भी देना है। तो देखिए होता क्या है, प्रिसाइज का मतलब सटीक, यानी कि जो आपको सही सही आंसर बताए। तो जो हमारी दीवार घड़ी होती है वो हमें मिनिमम कितना आंसर बताती है, कितना समय बताती है, 1 सेकंड का। हम 1 सेकंड से कम समय को नहीं नाप सकते। ऐसे ही आपकी जो स्टॉप वॉच है वो भी 1 सेकंड के आसपास समय बताती है, मिनिमम जितना बता पाती है, सबसे छोटा मान 1 सेकंड के आसपास देती है। डिजिटल वॉच जो आती है वो हमारी
मिली सेकेंड में या इस टाइप के मान आपको बताती हैं। एटॉमिक क्लॉक्स जो होती हैं वो आपको समय की गणना बहुत सूक्ष्म मान तक करके देती हैं। इसलिए जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यानी कि सबसे ज़्यादा सटीक मानी जाती हैं। कारण क्या है कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो समय के बहुत सूक्ष्मतम मान की गणना कर पाती हैं। अब इन एटॉमिक क्लॉक्स में ऐसा क्या होता है कि ये सूक्ष्मतम मान की गणना कर पाती हैं समय के? एक्चुअली जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं यानी कि आणविक घड़ियां होती हैं, ये परमाणुओं के ऑसिलेशन पर डिपेंड करती हैं, यानी कि परमाणुओं के दोलन पर निर्भर करती हैं। और जो परमाणुओं का दोलन होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से होता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब एक सेकंड में बहुत ज्यादा दोलन संभव होते हैं। और ये जो दोलन है ये स्टेबल भी होते हैं यानी कि स्थायी भी होते हैं। कहने का मतलब आणविक घड़ियां जो हैं वो ये जो आणविक घड़ियां होती हैं ये आणविक दोलन के आधार पर समय की गणना करती हैं। और ये आणविक दोलन जो होते हैं ये स्थायी भी होते हैं और उच्च आवृत्ति के भी होते हैं। यानी कि एक सेकंड में बहुत सारे दोलन संभव होते हैं, इसलिए हम समय के उस भाग की गणना कर सकते हैं जिसमें कि एक दोलन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमें एग्जाम्पल देना था एक कांस्टेंट जिसका कोई मात्रक नहीं हो। दूसरा हमें एग्जाम्पल देना था एक ऐसी भौतिक राशि जिसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती हो। और तीसरा देना था कि एक ऐसा नियतांक या कांस्टेंट जिसका कोई मात्रक होता हो। तो देखिए कोई भी कांस्टेंट, ये एग्जांपल्स आपको अपनी इच्छा से या अपने ज्ञान के आधार पे देने थे। मैंने अपने हिसाब से इनके आंसर लिखे हैं। इनके आंसर आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसे और कोई एग्जाम्पल याद है और कोई उदाहरण याद है तो आप अपने आंसर में वो भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऐसा नियतांक जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसमें आप पाई को ले सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। दूसरा था एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं हो। तो जब हमने प्रत्यास्था वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि विकृति जो है उसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया विकृति। और एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई मात्रक हो। तो देखिए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी होता है, इस कैपिटल जी का मान तो फिक्स होता है, यानी कि इस कैपिटल जी की इस कैपिटल जी का एक नियत मान होता है, लेकिन इसका कुछ मात्रक भी होता है। तो थर्ड क्वेश्चन जो था इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कैपिटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर a sin omega t minus kx, where x is the distance and t is time. Write the dimensional formula of first omega and second k. यानी कि हमें क्या कहता है कि एक प्रगामी तरंग है जिसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिसे हम कैसे लिखते हैं प्रगामी तरंग को, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx ऐसे लिखा जाता है। अब आपको कहता है x जो है वो तो है डिस्टेंस और t जो है वो टाइम है। अब आपको ये जो ओमेगा है इसका और ये जो k है इसका विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र ओमेगा का होता है t-1 और k का होता है l-1। या तो देखिए ये जो विमाएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये तरंग वाला चैप्टर या आवृत्ति और तरंग संख्या इनको जो पढ़ते हैं
उस समय हम इनके मान देखते हैं कि ओमेगा होता है 2π/t। t है यहाँ पर टाइम, तो 2π होता है कांस्टेंट और t टाइम अपॉन में है, तो विमा बन जाती है इसकी t-1। इसी तरीके से k हम देखते हैं 2π/λ होता है, लैम्डा है उसकी विमा, दूरी की विमा होती है, तो k 2π/λ है, इसलिए इसकी विमा दूरी का इन्वर्स हो जाएगी। या तो हमें याद होनी चाहिए, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है इसका कि देखिए y बराबर है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, यानी कि ये जो ओमेगा t माइनस के एक्स है ये कोण थीटा की तरह बिहेव करता है, यानी ये जो ओमेगा t माइनस के एक्स है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए, यानी ओमेगा t माइनस के एक्स जो है ये विमाहीन होना चाहिए। ओमेगा टी माइनस के एक्स के विमाहीन होने के लिए ये जरूरी है कि ओमेगा टी भी विमाहीन हो और के एक्स भी विमाहीन हो, क्योंकि इनमें से अगर किसी भी राशि की कोई विमा होगी तो फिर हम इन्हें आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स के विमाहीन होने का तात्पर्य है कि ओमेगा टी भी विमाहीन हो और के एक्स भी विमाहीन हो। ओमेगा टी विमाहीन है यानी कि टी की विमा क्या होगी, ओमेगा की विमा के विपरीत होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहूं ओमेगा की विमा जो है वो टी की विमा के विपरीत होनी चाहिए। टी की विमा क्या होती है, टाइम की कैपिटल टी, इसका मतलब ओमेगा की विमा उसके विपरीत यानी कि 1/T, यानी टी की पावर -1 हो जाएगी। इसी तरीके से के एक्स जो है ये भी एक विमाहीन राशि होनी चाहिए। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी की विमा है, तो के की विमा क्या हो जाएगी, विमाहीन होने के लिए दूरी की ऑपोजिट यानी कि दूरी का इनवर्स होना चाहिए। यानी इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि ओमेगा की विमा जो होगी वो होती है t-1 और के की विमा जो होती है वो हो जाएगी l-1।